हेलो गाइस, वेलकम टू द गुड केमिस्ट्री। आज हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं कॉलिजन थ्योरी। बहुत छोटा सा टॉपिक है, दिखने में और सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है। कॉलिजन थ्योरी जैसे कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होगा, पर इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं। अभी देखो, मैं क्विकली आपको समझाऊंगा कॉलिजन थ्योरी बेसिकली क्या रहा है। बस इतना ही आप समझ जाओ, काफ़ी है। तो ये समझना तो जरूरी है, कुछ भी छोड़ तो सकते नहीं है ऑब्वियसली। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके नीट वगैरह में, जेई में, या फिर सीबीएसई में भी कहीं से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। कॉलिजन थ्योरी क्या कह रही है, पहले तो जो नाम लिखा है उसी को आप देख लो। कॉलिजन की कोई बात हो रही हो तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक केमिकल रिएक्शन लिखता हूँ, मान लो ऐसे जनरल से मैं केमिकल रिएक्शन पी प्लस क्यू आर गिव्स पी क्यू प्लस आर। मान लो एक केमिकल रिएक्शन मैंने आपके सामने लिखी, ये एक पी आइटम है, ये क्यू आर मॉलिक्यूल है, ये आपका रिएक्टेंट साइड हो गया, और प्रोडक्ट साइड में आपका बना पी क्यू मॉलिक्यूल और आर है आइटम। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन है। तो कॉलिजन थ्योरी क्या कहती है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होने के लिए कुछ कंडीशंस होती है। कॉलिजन थ्योरी, ये थ्योरी यही कहती है कि कॉलिजन की थ्योरी है, पर ये थ्योरी बेसिकली ये बता रही है कि कोई भी रिएक्शन ऑकर होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं जो होनी चाहिए। अब वो क्या कंडीशन है, देखो। पहली कंडीशन कॉलिजन थ्योरी ये कहती है कि जो आपके आइटम्स हैं वो कोलाइड करने चाहिए, मतलब आइटम्स आपस में। इस कॉलिजन थ्योरी में ना, बेसिकली कॉलिजन थ्योरी में आइटम्स को ऐसे स्फेरिकल चीज समझ मान के चलते हैं। कैसे चीज मान के चलते हैं? स्फेरिकल चीज। ठीक है, मतलब कॉलिजन थ्योरी में ये जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है इनको हम हार्ड स्फेयर, ये जो पी है इसको मान लो ऐसे मान के चलेगा, पी कोई एक हार्ड स्फेयर है, या फिर ये क्यू जो है ये कोई आपका हार्ड स्फेयर है, ये आर जो है कोई हार्ड स्फेयर है। ठीक है, हार्ड स्फेयर, स्फेयर होता है ना आपका ज्योमेट्रिकल फिगर स्फेयर, तो वैसा मान के चलती है थ्योरी। तो ये थ्योरी कहती है कि किसी भी रिएक्शन को ओकर होने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आपके जो मॉलिक्यूल है ये कोलाइड होने चाहिए। तो मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड, मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड, ये पहली कंडीशन है। ये कंडीशन क्या है, ये थ्योरी क्या बताती है? कंडीशन फॉर रिएक्शन टू ओकर, और रिएक्शन टू ओकर। समझ लो ना बात को। कॉलिजन थ्योरी बेसिकली किसी भी केमिकल रिएक्शन के, जैसे हमने यहाँ एग्जांपल लिया, ये केमिकल रिएक्शन है हमारी, तो इस केमिकल रिएक्शन को भी होने के लिए कुछ कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि जो मॉलिक्यूल है ये आपस में कोलाइड होने चाहिए, पहले टकराने चाहिए। और हम जो मॉलिक्यूल है इनको हम कैसा अज्यूम करते हैं कॉलिजन थ्योरी में? हार्ड स्फेयर। स्फेयर होती है ना ज्योमेट्रिकल शेप, ऐसे हार्ड स्फेयर हम इसको अज्यूम करते हैं, जैसे पी क्यू आर ऐसे, है ना। पहली कंडीशन ये मॉलिक्यूल कोलाइड होने चाहिए आपस में। अब दूसरी कंडीशन क्या कहती है कॉलिजन थ्योरी की? कॉलिजन थ्योरी की दूसरी कंडीशन ये कहती है कि कॉलिजन मस्ट ओकर इन करेक्ट ओरिएंटेशन। कॉलिजन मस्ट ऑकर, अभी समझाऊंगा मैं क्या है इसका मतलब। प्रॉपर ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब आसान भाषा में प्रॉपर डायरेक्शन में टकराने चाहिए। ये जो सेकंड कंडीशन है इसका मतलब ये है कि जो मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, जो मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं आपस में, वो प्रॉपर ओरिएंटेशन यानी प्रॉपर डायरेक्शन में टकराने चाहिए। मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पर ही समझ लो, मतलब क्या है। जैसे मान लो ये पी प्लस क्यू आर, ये आपके रिएक्टेंट साइड है, ये आपकी क्या है? रिएक्टेंट साइड है, और ये आपका बना प्रोडक्ट, है ना। तो ये रिएक्टेंट आपस में टकराए कुछ प्रॉपर ओरिएंटेशन में, तब जाके ये आपका प्रोडक्ट बना। तो ये कैसे टकराए होंगे? जैसे पी है तो ये पी है, ठीक है, और ये आपका मान लो क्यू आर है। क्या है ये आपका? क्यू आर, डाई मॉलिक्यूल है ना। डाई मतलब ये मॉलिक्यूल है, बेसिकली दो आइटम से बना हुआ। तो ये आपस में जब टकराए होंगे तो कैसे टकराए होंगे? इनके ओरिएंटेशन मतलब बेसिकली आसान भाषा में डायरेक्शन, प्रॉपर डायरेक्शन में टकराना चाहिए। जैसे ये पी, अब हमारा प्रोडक्ट में क्या बन रहा है? पी क्यू बन रहा है, तो ये पी यहाँ इस डायरेक्शन में जाना चाहिए और क्यू इस डायरेक्शन में टकराना चाहिए, ताकि ये दोनों आपस में टकरा के एक पी क्यू मॉलिक्यूल बनाए, और ये आर यहाँ चले जाना चाहिए। मतलब कॉलिजन इस तरह से होनी चाहिए। आप समझ रहे हो ना, ये पी क्यू आर का जो मॉलिक्यूल है ये इस डायरेक्शन में कॉलिजन होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन में। अगर किसी और डायरेक्शन में होगा तो आपका ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस डायरेक्शन के बजाय आपका कॉलिजन ऐसे कुछ हो रहा हो, जैसे पी है या आपका क्यू आर है, और आपका कॉलिजन कुछ और किसी और डायरेक्शन में हो रहा है, मान लो इस डायरेक्शन में कॉलिजन हो रहा है, ठीक है, तो आपका ठीक से मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, हमें तो पी क्यू चाहिए। तो आप समझ रहे हो ना, कॉलिजन जो हो रहा है आइटम्स का वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए। अब मान लो अगर ये इस ओरिएंटेशन में होगा, जैसे क्यू आर है ना, मैं आपको ठीक से दिखा देता हूँ,
सेकेंड, ये आपका मैं क्यू आर लिख रहा हूँ, क्यू आर ये, और ये आपका दूसरा पी है। अगर आपका और आपका जो टकराना है वो इस डायरेक्शन में हो गया तो ये तो आरपी बन जाएगा, आरपी आपस में टकरा जाएंगे, और आरपी तो हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है। तो कहने का मतलब अगर आपका रिएक्शन होनी है तो एक तो कॉलिजन होना जरूरी है, सबसे पहली कंडीशन तो कॉलिजन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये कि कॉलिजन जो है वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए, मतलब प्रॉपर डायरेक्शन में। देख रहे हो ना, जैसे हमें पी क्यू मॉलिक्यूल बनाना है तो ये है प्रॉपर डायरेक्शन, ये वाली, ये है प्रॉपर डायरेक्शन टकराने की, ये डायरेक्शन नहीं है, ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, ठीक है। तो वो होना चाहिए, ये कॉलिजन थ्योरी का दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट कॉलिजन थ्योरी का ये कहता है कि जब आपका एटम्स आपस में कोलाइड करेंगे तो वो इनफ एनर्जी के साथ कोलाइड करना चाहिए। इनफ एनर्जी मतलब एक रिएक्शन को ओकर होने के लिए, जैसे हम फॉर एग्जांपल इस केस में ये पी और क्यू आर आपस में जब टकराए तो आपका कैस क्या मॉलिक्यूल बन रहा है, आपका ये इस वाले केस को देखो, ये जो प्रॉपर ओरिएंटेशन वाला है इसमें क्या है, ये आपका पी है, पी एटम है, तो ये आपका क्यू आर एक मॉलिक्यूल है। तो ये जब टकराए इस ओरिएंटेशन में तो आपका प्रोडक्ट ये बनना चाहिए। तो कहने का मतलब ये कि जो जब टकराएंगे तो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होनी चाहिए, इनफ एनर्जी के साथ टकरानी चाहिए कि क्यू और ये जो क्यू आर जो मॉलिक्यूल है टूटे और ये पी क्यू बन जाए, ये पी क्यू बन जाए और ये आर एक अलग से बन जाए। तो कहने का मतलब ये टूट जाए तो ये आर बन जाए, ठीक है। तो ये मतलब एक एनर्जी इनफ होनी चाहिए कि ये काम कर सके कि ये जो क्यू और आर का जो बॉन्ड है टूटे और ये क्यू जो है वो पी से जाके चिपक जाए और एक पी क्यू मॉलिक्यूल बन जाए जो कि हमारे प्रोडक्ट में चाहिए। तो उसके लिए प्रॉपर एनर्जी चाहिए। तो तीसरी कंडीशन ये कहती है कि कॉलिजन मस्ट ऑकर विथ इनफ एनर्जी, कॉलिजन मस्ट ऑकर विथ इनफ एनर्जी। तो ये कुछ कंडीशंस हैं आपकी, ये कुछ कंडीशन बोल लो या कॉलिजन थ्योरी बोल लो फॉर अ रिएक्शन टू ऑकर। समझ लो, ये है कॉलिजन थ्योरी आपकी बेसिकली। आप समझ पा रहे हो ना, जैसे ये जब इनफ ये जो आपका प्रोडक्ट हमें पी क्यू बनाना है, ये देख लो, ये जैसे पी है, पी हमारा एक आइटम है, पी आइटम है हमारा, और ये क्यू आइटम है, ये आर आइटम है। तो हमारा कॉलिजन ऐसे होना चाहिए कि ये पी इसमें जाके जुड़ जाए और ये क्यू और आर का बॉन्ड अलग हो जाए। बेसिकली ट्रांजिशन स्टेट है, इसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन मतलब एक स्टेट से जब दूसरी स्टेट में जाने का जो प्रोसेस होता है ना, तो ये क्यू आर से पी क्यू में जुड़ रहा है, ये वाला बॉन्ड इनमें बन रहा है और ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, क्यू आर का जो बॉन्ड है ये टूट रहा है। तो आपका ऐसे बन जाएगा फिर पी, ये पी क्यू का बॉन्ड बन जाएगा और ये आर यहाँ से टूट रहा है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है तो जाएगा और ये हमारा प्रोडक्ट है ये, ठीक है। तो ये काम होने के लिए आपकी जो एनर्जी है वो इनफ होनी चाहिए, इनफ एनर्जी के साथ टकरानी चाहिए, कॉलिजन इनमें इनफ एनर्जी के साथ होना चाहिए ताकि रिएक्शन हो सके। और ये जो इनफ एनर्जी है ना, इसी को बोलते हैं हम ईए, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं हम इसको? एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अब इसको ग्राफ से देखने की कोशिश करते हैं हम। कॉलिजन थ्योरी के 3 पॉइंट समझ आए ना। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं एक ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ, सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सिंपल रखेंगे हम चीज़ों को। एक ग्राफ है आपका, मान लो ये दिखा रहा है आपका एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी दिखा रहा है ये वाला, वाई एक्सिस क्या दिखा रहा है आपको? एनर्जी। कौन सी एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी। इसमें होती है एनर्जी किलो जूल पर मोल, ठीक है, यूनिट है ये। और ये आपका रिएक्शन का प्रोसेस है, रिएक्शन प्रोसेस, एक्स एक्सिस पे रिएक्शन प्रोसेस। तो मान लो आपका ग्राफ ऐसे है, ग्राफ ऐसे ऐसे कुछ, ठीक है, ये ग्राफ है आपका। और थोड़ा सा हम इसको मार्क कर देते हैं। तो ये एनर्जी है जो किलो जूल पर मोल में, मान लो ऐसे है 10 20 ग्राफ और अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं हम। आपको कुछ समझना है इसलिए, अब ठीक है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मार्किंग कर देते हैं, 10 20 30 किलो जूल 40 एंड सो ऑन, ठीक है। और ये रिएक्शन प्रोसेस है आपका। तो अब होगा क्या, जैसे मैंने हमने प्रीवियसली एग्जांपल लिया था वही मैं दोबारा लिख रहा हूँ आपके सामने, कि आपका कोई पी है आइटम और ये क्यू आर आइटम है रिएक्टेंट साइड में, और आपका पी क्यू प्लस आर बन गया। ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन है। अब हो क्या रहा है, हमें पता है
ये जब जहाँ से स्टार्ट हुए, ये जो आपकी ये ग्राफ क्या दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, एनर्जी लेवल। तो ये वाला जो साइड है ना, इसको बोलते हैं हम रिएक्टेंट साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट साइड। और ये वाला साइड दिखाता है प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड। ये वाला रिएक्टेंट दिखा रहा है, ये वाला प्रोडक्ट दिखा रहा है। तो आपके जो जो ये रिएक्टेंट है, ये इस साइड में रिएक्टेंट है, ध्यान से सुनते जाओ। इस साइड में जो रिएक्टेंट है ये शुरू हुए 20 किलो जूल पर मोल एनर्जी के साथ। कहाँ से शुरू हुए, 20 किलो जूल एनर्जी के साथ। तो ये देख लो, ये आपका P और ये QR, ये दोनों आपकी जो रिएक्शन जो शुरू हुई रिएक्टेंट साइड में, ये 20 किलो जूल पर मोल एनर्जी के साथ हुई। लेकिन इनको टकरा के ये बनना है प्रोडक्ट, ये बनना है PQ, PQ बनना है प्रोडक्ट, क्या बनना है PQ और R। तो ये बनने के लिए पहले इनको यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, तभी ये यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ तक। तो 20 से शुरू हुए और यहाँ तक पहुँचना है इनको, ये यहाँ तक, ये जो टॉप है ना, पीक है जो, ये वाला पीक, यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। तो यहाँ तक जब तक नहीं पहुँचेंगे तो रिएक्शन होकर नहीं होगा। तो जो हमने थर्ड पार्ट में बोला था ना कि कॉलिजन मस्ट ओकर विथ इनफ एनर्जी, वो एनर्जी जो इनफ है, वो ग्राफ से समझा रहा हूँ मैं, कि वो इतनी एनर्जी यहाँ तक जब पहुँचेंगे तभी जाके वो यहाँ प्रोडक्ट बन पाएंगे। तो इनफ एनर्जी जनरेट करनी पड़ेगी। तो मान लो ये 50 है, 50 तक पहुँचना। तो 20 से शुरू हुए थे और इनको 50 किलो जूल पर मोल एनर्जी तक पहुँचने के बाद ही इनका रिएक्शन होगा। तो इसी को बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी, 20 से शुरू हुए लेकिन पहुंचना 50 तक है रिएक्शन होकर के लिए। तो यानी कि 50 माइनस 20, तो कितनी बच गई, 30। तो 30 किलो जूल पर मोल, 30 किलो जूल पर मोल की एनर्जी चाहिए रिएक्शन को होने के लिए, या तो 30 किलो जूल पर मोल या उससे ज़्यादा। तो कम से कम 30 किलो जूल या फिर 30 से ज़्यादा एनर्जी चाहिए ये रिएक्शन होकर होने के लिए। फिर जब ये रिएक्शन होकर होगी तो आपका यहाँ प्रोडक्ट बनेगा। अब एक चीज़ ध्यान से सुनना है यहाँ पर, एक और चीज़, एक और कॉन्सेप्ट, कि जब ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में जो शुरू हुआ, रिएक्टेंट साइड में जो शुरू हुआ आपके मॉलिक्यूल, वो कौन सी एनर्जी से शुरू हुआ है, 20 किलो जूल से। यहाँ पर लिखा हुआ ना, ये देख लो, ये 20 किलो जूल से शुरू हुए। और प्रोडक्ट आपका कहाँ बना, देखो प्रोडक्ट ये देख लो, ये प्रोडक्ट मान लो, सपोज कर लो ग्राफ थोड़ा टेढ़ा है, 10 बना, ये प्रोडक्ट आपका 10 पे बना है। यहाँ लिख लेता हूँ मैं 10। तो 20 किलो जूल पर मोल पे रिएक्टेंट थे और प्रोडक्ट आपका 10 किलो जूल पर मोल पे। तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन हुआ, ये कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसने एनर्जी लूज करी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या करता है, एनर्जी गिव करता है। तो इसने लूज कर दी, शुरू हुआ था 20 किलो जूल पर मोल से और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बना आपका 10 किलो जूल पर मोल का। तो यानी कि कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बात समझ में आ रही है वाली। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या करती है, एनर्जी या हीट देती है। तो इसने एनर्जी लूज की, क्योंकि 20 किलो जूल से रिएक्टेंट शुरू हुआ था और प्रोडक्ट आपका 10 किलो जूल मोल पे। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कि वो एनर्जी जो रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए चाहिए। तो यहाँ पर रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए 30 किलो जूल या फिर उससे ज़्यादा की एनर्जी चाहिए आपका रिएक्शन बने, क्योंकि 20 किलो जूल से शुरू हुआ और आपका एक्टिवेशन एनर्जी का पीक यहाँ पर है, तो यानी कि 50 पे है, यानी कि 50 माइनस 20 यानी कि 30 किलो जूल कम से कम एनर्जी चाहिए या फिर उससे ज़्यादा रिएक्शन को होकर होने के लिए। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है, ये आपको समझ आ गया कि रिएक्टेंट साइड शुरू हुआ था 20 किलो जूल पर एनर्जी से और प्रोडक्ट आपका है 10 किलो जूल पर एनर्जी पे, यानी कि इसने एनर्जी लूज किया, हीट लूज किया, नहीं है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब इसी का अगर एंडोथर्मिक ग्राफ देखें तो हम ऐसा होगा, एंडोथर्मिक ग्राफ, ये वही आपका एनर्जी किलो जूल पर मोल, ठीक है जी। और ये आपका रिएक्शन प्रोसेस, रिएक्शन प्रोसेस। तो इसमें क्या है, वही ग्राफ बनाते हैं हम दोबारा से, लेबलिंग कर लेंगे। फॉर एग्जांपल 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो मान लो ये 20 से शुरू हुआ, ऐसे आपका रिएक्शन साइड, ये आपका ग्राफ गया और ये बन। तो आप देखो, आपको पता है ये वाला साइड रिएक्टेंट साइड होता है, ये आपका प्रोडक्ट साइड होता है। वही एग्जांपल ले रहे हैं हम, P प्लस QR रिएक्टेंट बना PQ प्लस R, ये आपकी केमिकल रिएक्शन है। सेम ने लिया ये P और QR और यहाँ पर प्रोडक्ट बना आपका PQ और R। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो आप आराम से कि जब ये रिएक्टेंट साइड जो शुरू हुआ, पहले तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बताओ। यहाँ पर ये 20 किलो जूल पर मोल से शुरू हुआ और ये मान लो 70 तक है, 70 तक मान लेते हैं, ये 70 किलो जूल। तो ये 20 किलो जूल पर मोल से आपके रिएक्टेंट शुरू हुए एनर्जी के साथ, लेकिन इसका रिएक्शन होकर होने के लिए यहाँ पर ये पीक टच करनी है, तो ये कितना 70
तो यानी कि 20 से शुरू हुए थे, यहाँ तक पहुंचना है, यानी कि 70 - 20 यानी कि 50 किलो जूल पर मोल की एनर्जी मिनिमम चाहिए, और इसी को बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेट करने के लिए, मतलब रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए, मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने के लिए, तभी तो इसका नाम है एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पर इसको 50 किलो जूल मोल, 50 किलो जूल की एनर्जी चाहिए, या फिर उससे ज्यादा रिएक्शन को ओकर होने के लिए 50 किलो जूल या फिर उससे ज्यादा की एनर्जी चाहिए। मतलब ये तो मिनिमम 50 किलो जूल तो चाहिए, वरना रिएक्शन होगा नहीं। अगर मान लो 40 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस हो पाती है कॉलिजन जब होंगे एटम का, तो वो रिएक्शन नहीं होगा। तो कम से कम 50 या 50 से ज्यादा एनर्जी चाहिए रिएक्शन होकर होने के लिए, तो ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी। और आप ये ध्यान से देख सकते हो कि रिएक्टेंट शुरू हुए 20 किलो जूल पर मोल एनर्जी के साथ, और प्रोडक्ट आपका कहाँ बन रहा है, देख लो, ये प्रोडक्ट आपका बन रहा है, मान लो बीच में तो 35 मान लो, बीच में तो ये 35 मान लो, तो आपका प्रोडक्ट बना 35 किलो जूल पर एनर्जी। तो इसका मतलब शुरू हुआ था 20 किलो जूल पर मोल से, और प्रोडक्ट ये रिएक्टेंट था, आर लिख दिया शॉर्ट में, और प्रोडक्ट आपका बना किस एनर्जी पर, प्रोडक्ट के बाद जब बनने के बाद कितनी एनर्जी उसके पास 35 किलो जूल पर मोल। तो यानी कि प्रोडक्ट की एनर्जी बढ़ गई, तो इसका मतलब इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, और जब एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं रिएक्शन, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं ना। एक्सोथर्मिक क्या करती है, एनर्जी लूज करती है, एंडोथर्मिक क्या करती है, एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। तो इसने ऑब्वियसली एब्जॉर्ब करी थी, 20 किलो जूल मोल पे था रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट बन के हो गया 35 किलो जूल पर मोल, यानी कि 15 किलो जूल एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की होगी। तो ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ आ रही है आपको, ग्राफ से समझ आ रही चीजें। तो ये है एक्टिवेशन एनर्जी, समझ आ गई। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं चेंज इन एनर्जी क्या है, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी, और इसका चेंज इन एनर्जी का एक और फैंसी नाम होता है गिब्स एनर्जी, ठीक है। तो चेंज इन एनर्जी क्या होगी, इनिशियल चेंज इन एनर्जी यहां से हम मेजर करते हैं। चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी आप कैसे करोगे, चेंज इन एनर्जी मतलब ई प्रोडक्ट, मतलब एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये होगा चेंज इन एनर्जी। तो इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं। तो इस केस में चेंज इन एनर्जी क्या होगी, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी का साइन है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है 35 किलो जूल, हमने देखा, ये देखो दिखा रहा 35 किलो जूल, 35। रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी थी 20, तो हमारी चेंज इन एनर्जी होगी 50 किलो जूल पर मोल, होगी चेंज इन एनर्जी, ठीक है। तो चेंज इन एनर्जी का ये फॉर्मूला बोल सकते हो, एनर्जी ऑफ अ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ अ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की एनर्जी 35 किलो जूल पर मोल, और रिएक्टेंट की एनर्जी थी 20 किलो जूल पर मोल, तो यानी कि हमारी ओवरऑल एनर्जी होगी 50 किलो जूल पर मोल, और यानी कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, जैसे प्रीवियस केस में हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन करी थी, यहाँ पर चेंज इन एनर्जी क्या हो गया, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू, प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी थी 10 किलो जूल, रिएक्टेंट की एनर्जी थी 20 किलो जूल, तो हमारा आंसर आया -10 किलो जूल पर मोल। तो ये थी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आप यहाँ से ये भी आइडिया लगा सकते हो कि अगर चेंज इन एनर्जी नेगेटिव आती है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और चेंज इन एनर्जी अगर पॉजिटिव आती है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। तो इतना था कॉलिजन थ्योरी में काम आपका। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आया होगा, काफ़ी इंट्यूटिव चीज़ है, इतना कोई भयंकर कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अब इसी का कंटिन्यूशन है, नेक्स्ट टॉपिक अरेनियस इक्वेशन। तो यही कॉन्सेप्ट लगेंगे एक्टिवेशन एनर्जी वाले, पर उसमें हम इक्वेशन बनाएंगे। ये जो देखो अरेनियस इक्वेशन बेसिकली क्या होती है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैं यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। अरेनियस इक्वेशन, जैसे हमने ये जो कंडीशन लिखी ना कॉलिजन थ्योरी की, कि मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड, collision must occur in proper orientation, collision must occur with enough energy, जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी भी बोलते हैं। तो ये तीनों जो हमारी कंडीशन है, या फिर हमारी जो थ्योरी, कॉलिजन थ्योरी के जो तीनों हमारे स्टेटमेंट हैं, इनको एक इक्वेशन में डिस्क्राइब किया जाएगा, तो उसी इक्वेशन को बोलते हैं अरेनियस इक्वेशन। मतलब एक इक्वेशन होगी, मैथमेटिकल इक्वेशन होगी, वो इन तीनों पार्ट को, जो कॉलिजन थ्योरी के जो तीनों स्टेटमेंट है उनको डिस्क्राइब करेगी। ये है बेसिकली अरेनियस इक्वेशन। इन तीनों चीज़ों को एक इक्वेशन से हम डिस्क्राइब करेंगे, तो वो है अरेनियस इक्वेशन। तो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।